नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई एक कहानी का नाम है इच्छाओं का अनंत आकाश। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसका फोन था? मैंने पूछा। अवस्थी जी का। मिसेस नारंग नहीं रही क्या? मेरी तो चीख ही निकल गई। चीखो मत, ये झल्लाए, बिना बात एकदम हाइपर हो जाती हो। चीखूंगी नहीं, अभी शाम को तो हम दोनों मंडी से हफ्ते भर की सब्जी लेकर आई हैं। और अब वो वाली मिसेस नारंग नहीं, पहले वाली। इन्होंने खुलासा किया तो मेरी उखड़ी सांसें सम पर आ गईं। मैंने कसेले स्वर में कहा, पहले वाली के मरने जीने से हमें क्या मतलब है? ये अवस्थी जी ना कभी कभी ज़्यादा ही सोशल बनने लगते हैं। उनका कोई कसूर नहीं है। नारंग साहब ने उन्हें फ़ोन करके सूचना दी है और घर पर बुलाया है। साथ ही मेरे लिए भी कहा है कि शर्मा जी को भी लेते आएं। मैं चलूं? मैंने डरते डरते पूछा। देख लो, उनकी मैसेज आ रही हो तो तुम भी चली चलना। हम लोग अभी खाना खा कर उठे थे। अपने पसंदीदा सीरियल्स इत्मीनान से देखने के लिए मैं आजकल इन्हें जल्दी खिला देती हूँ। यूँ तो टीवी डाइनिंग टेबल के सामने ही है, पर इन्हें खाना खाते समय टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हैं तुम्हारा दिमाग और आंखें उसी में घुसी रहती हैं, न ढंग से खाती हो और ना खिलाती हो। वैसे भी खाना खाते समय रोना धोना, चीख पुकार मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती। जल्दी जल्दी टेबल समेटते हुए मैं इनके बाहर जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक एक क्षण मुझ पर भारी पड़ रहा था। कभी कभी सोचती हूँ जब टीवी नहीं था लोग अपना बुढ़ापा कैसे काटते होंगे। पर तब बुढ़ापा इतना एकाकी निस्संग थोड़े ही रहता होगा। घर बेटे बहुओं से, नाती पोतों से भरा रहता होगा। राम नाम जपने तक की फुर्सत नहीं मिलती होगी। मैं टीवी का बटन ऑन करने जा ही रही थी कि फोन बज उठा। फिर तो सारा मूड ही हवा हो गया। साड़ी बदल लूं? मैं पूछने को हुई पर फिर चुप लगा गई। शादी को इतने साल हो गए हैं, पर अब तक मैं यह अंदाजा नहीं लगा पाती हूँ कि ये कब किस बात पर उखड़ जाएंगे। गेट पर ताला डालते हुए देखा, अवस्थी लोग बगल वाले गेट पर खड़े हैं। शायद हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक तो है, ऐसे मौकों पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। कोई साथ हो तो अच्छा रहता है। यही तो असमंजस और भी ज्यादा था। जिस औरत को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, उसी के पुरसे में जाना पड़ रहा था। गेट पार कर हम बरामदे में पहुंचे। डरते डरते बेल का बटन दबाया। नारंग साहब शायद इंतजार ही कर रहे थे। दरवाजा फौरन खुल गया और वे हमें भीतर लिवा ले गए। भीतर अजब नजारा था। 3-4 लोग बैठे थे, पर सन्नाटा पसरा हुआ था। नारंग साहब ने समय जाया नहीं किया। उस स्तब्धता को भंग करते हुए परिचय की औपचारिकताएं पूरी की। 2 उनके साले थे, एक साड़ू भाई और बुजुर्ग से सज्जन मामा ससुर थे। फिर हम लोगों की ओर मुखातिब होते हुए बोले, ये लोग मेरे पड़ोसी ही नहीं परम मित्र भी हैं। मैं चाहता हूँ आप अपनी बात इनके सामने ही कहें। मैं अपना जवाब भी इन लोगों के सामने ही दूंगा। पहले तो वे एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। फिर एक ने, शायद साले ने, गला साफ किया और कहना शुरू किया, पिछली रात शिकागो में मेरी दीदी का स्वर्गवास हो गया। कैंसर से पीड़ित थी। सौभाग्य से मेरे दोनों भांजे विनीत सुमित अंतिम समय में उनके पास ही थे। मृत्यु की सूचना देते हुए विनीत ने मुझे बताया कि दीदी की इच्छा थी कि उनकी अर्थी इसी घर से उठे, सुहागन के पूरे साज सिंगार के साथ। कुछ क्षण कमरे में घोर निस्तब्धता छाई रही। फिर साड़ू भाई ने कमाल संभाली। हम लोग इसीलिए भाई साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं। आप लोगों के बीच जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ था, हम मानते हैं, पर इस समय वह सब कुछ भुला देना ही श्रेयस्कर है। मरने वाले की इच्छा का मान रखना पड़ता है। फांसी की सजा पाने वाले से भी उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है और वह पूरी की जाती है। इसलिए अगर दीदी की इच्छा थी कि उनकी विदाई इस घर से हो, तो आप एक बात भूल रहे हैं जनाब, नारंग साहब ने सूखे लहजे में बीच में ही टोका।
इस घर से उनकी विदाई 16 साल पहले ही हो चुकी है और वह भी उनकी इच्छा का मान रखते हुए ही की गई थी। वह घर से विदाई थी, अब वे दुनिया से विदा हो रही हैं। दोनों बातों में फर्क तो है। फिर बच्चे चाहते हैं कि माँ की अंतिम इच्छा जरूर पूरी हो, साले साहब बोले। यह बात बच्चे मुझसे भी तो कह सकते थे। इतने सालों के अंतराल के बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी। हिम्मत कैसे पड़ेगी? 16 सालों में एक बार भी फोन नहीं किया। मेरे ही पैसों पर पलते हैं और पढ़ते हैं, पर कभी अपना रिजल्ट बताने तक की जहमत नहीं उठाई। विदेश जाने से पहले मिलना जरूरी नहीं समझा, यहाँ तक कि उनकी शादी की खबर भी मुझे औरों से मिली। इसके बाद वे मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे जुटा सकते हैं? मुझे तो खुशी है कि वे इतने बेगैरत नहीं हैं। जीजा जी प्लीज, अब ये सब भूल जाइए। यही ना, ये मेरे दोनों परम मित्र यहाँ बैठे हैं, मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगा। ईमानदारी से अपनी राय दीजिएगा। जो औरत बरसों पहले लड़ झगड़ कर अपने बच्चे लेकर यहाँ से चली गई थी, उसे मरने के बाद ही सही दोबारा इस घर में आने का क्या अधिकार है? नारंग साहब की आंखें हम लोगों पर टिकी हुई थीं। उन आंखों में प्रश्न तो था ही, पर एक आक्रोश भी था, आग भी थी, बेहद एकाकीपन भी था। पहली बार मुझे कमरे में मिसेस नारंग की अनुपस्थिति का भान हुआ। वैसे उनका इस समय यहाँ होना बेहद अप्रासंगिक भी था। मैं सोच रही थी इस समय उन्होंने अपने आप को किस कमरे में बंद किया होगा। कानों पर हाथ दिए वे कहाँ छुपी बैठी होंगी। आप लोग कुछ बोलिए तो, लंबी प्रतीक्षा के बाद मिस्टर नारंग ने कहा। हम लोगों ने सिर उठाया। अवस्थी जी ने गला साफ किया और बोले, नारंग साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मिस्टर नारंग ने हाँ में सिर हिला दिया, बोले कुछ नहीं। अवस्थी जी फिर आगंतुकों से मुखातिब होकर बोले, मैं एक बहुत ही कड़वी बात कहने जा रहा हूँ और उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। भगवान हमारे नारंग साहब को लंबी उम्र दे। पर मान लीजिए बात ठीक इससे उल्टी होती, हमारे मित्र को कुछ हो जाता तो क्या आपकी दीदी अपने सुहाग चिन्ह उतार देती, वैराग्य ले लेती? उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मिस्टर नारंग उठकर भीतर चले गए। हम लोगों को तो जैसे सांप सूंघ गया। अवस्थी साहब, ये आप इन्होंने कहना चाहा पर चुप हो गए। सॉरी यार, उनका मंतव्य समझकर अवस्थी जी बोले, दरअसल जो मैं कहना चाहता था शायद ठीक से कह नहीं सका। थोड़ी देर बाद नारंग साहब भीतर से नमूदार हुए। उनके हाथ में जरी वर्क वाला एक पर्स था। उसे साले को सौंपते हुए बोले, अभी अवस्थी जी ने सुहाग चिन्हों की बात की तो मुझे याद आ गया। मैडम जाते समय ये सारी चीजें मेरे मुंह पर फेंक कर चली गई थीं। शादी की कोई याद, कोई चिन्ह वे अपने साथ नहीं रखना चाहती थीं। अब मरने के बाद उन्हें सुहागन बनने का शौक चर्राया है, तो ये रख लो, अपनी बहन का मन भर कर श्रृंगार करना। पर जीजा जी, दीदी की इच्छा इस घर से विदा होने की थी, तो क्या तुम्हारी दीदी की ही इच्छा सर्वोपरि है? मेरी इच्छाओं का कोई मोल नहीं है? क्या मृत्यु उसे सारे आरोपों से बरी कर देगी? वे अनगिनत पल जो मैंने अकेले गुजारे हैं, उनका हिसाब कौन देगा? 2 बेटों के होते हुए भी मैं निसंतान बुढ़ापा काट रहा हूँ। यह जवाबदेही किसकी है? भाई लोग तो इस आक्रामक रवैये से खौफ खाकर चुप हो गए थे, पर मामा जी बोल पड़े, बेटा तुम्हारी तरह वह भी अकेली ही थी और अंत तक अकेली ही रही। नहीं, वह कतई अकेली नहीं थी। नारंग साहब ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वह कतई अकेली नहीं थी। उसके बेटे उसके साथ थे और अंत तक थे। और अगर आपका इशारा मेरे दूसरे विवाह पर है तो जान लीजिए अकेलापन भी कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आदमी उसे बांटने पर मजबूर हो जाता है। ऊपर बच्चे आपसे बात करें। साले ने एक अंतिम कोशिश की। नो।
उनका यह नो इतना स्पष्ट, इतना निर्णायक था कि उन लोगों ने फिर कोई बात नहीं की। चुपचाप सब उठ गए। शिष्टाचार वर्ष हम लोग वहां पर खड़े रहे, पर उन्हें दरवाजे तक छोड़ने कोई नहीं गया। नारंग साहब भी नहीं। उनकी गाड़ी जब तक गेट पार करके चली नहीं गई तब तक हम लोग वैसे ही खड़े रहे, मौन, अविचल, जैसे किसी शोक सभा में श्रद्धांजलि दे रहे हों। सॉरी, नारंग साहब ने दोनों मित्रों के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। सॉरी, आपको इतनी रात कष्ट दिया, पर उन लोगों को अकेले झेलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। सॉरी क्यों कह रहे हैं? यह तो आपका अधिकार है। आप जब चाहे निसंकोच हमें बुला भेजें। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। अच्छा, चलें, टेक केयर। और हम लोगों ने भारी मन से अपने घर की राह ली। रात भर नींद नहीं आई। वह अनदेखी अनजानी औरत बार बार रूप बदलकर सपनों में आती रही। समझ में नहीं आ रहा था जिस घर को वह बरसों पहले छोड़ गई थी उसके प्रति इतना मोह क्यों? जिस पति के लिए मन में इतना तिरस्कार था उसके नाम से फिर मांग भरने की जिद क्यों? क्या यह प्रतिशोध का कोई नया तरीका था, या कि पछतावे की प्रतिक्रिया थी, या कि मन के किसी कोने में अब भी पति के लिए प्रेम दुबका बैठा था? सच, मानो मन एक गुफा की तरह होता है, उसका ओर छोर पता ही नहीं चलता। 8 साल पहले इस बंगले में आना हुआ था। यूं भी बंगलों में अड़ोस पड़ोस नाम मात्र को होता है, यहाँ तो एकदम ही शून्य था। बाईं तरफ वाले बंगले में एक कंपनी का गेस्ट हाउस था। दाईं तरफ नारंग साहब रहते थे, जो तलाकशुदा थे। मुझे इतनी कोफ्त हुई कि बता नहीं सकती, लेकिन नारंग साहब के साथ इनकी अच्छी पटरी बैठ गई थी। दोनों रोज सुबह घूमने जाते, शाम को ब्रिज का खेल जमता। वहीं अवस्थी जी से परिचय हुआ, जो 4-5 बंगले छोड़कर रहते थे। जब पुरुष वर्ग अपने खेल में मग्न होता, मिसेज अवस्थी अपनी बोरियत दूर करने मेरे पास आ जाती। हम लोगों में अच्छा बहनापा हो गया। फिर एक दिन सुना कि नारंग साहब शादी कर रहे हैं। तर्क वितर्कों की जैसे एक बाढ़ सी आ गई। किसी ने कहा इसी औरत के कारण पहली वाली छोड़कर चली गई, लेकिन फिर 10 साल बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? तलाक के बाद तुरंत शादी कर सकते थे। किसी ने कहा दिवंगत मित्र की पत्नी है, उसे सहारा देने के लिए यह कदम उठाया है। किसी ने कहा ऑफिस की सहकर्मी है। शादी के बाद एक छोटी सी पार्टी देकर नारंग साहब ने पत्नी को मित्रों रिश्तेदारों से विधिवत मिलवा दिया। तभी इन विवादों का, अफवाहों का दौर शांत हुआ। नई वाली मिसेज नारंग मुझे देखते ही भाग गईं। हम लोगों की खूब अच्छी ट्यूनिंग जम गई। उनकी कहानी वही थी जो आधुनिक भारत की 40% कन्याओं की होती है। पिता की अकाल मृत्यु, कोमल कंधों पर घर परिवार का भार, भाई बहनों को एक एक कर निपटाते हुए अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। जब सारी जिम्मेदारियों से फारिग हुई तो पता चला उम्र 45 को छू रही है। तब भाई बहनों ने पहल की, ब्यूरो में नाम लिखवाया, अखबारों में विज्ञापन दिया। जांच पड़ताल के बाद नारंग साहब का नाम फाइनल हुआ और वे मेरा पड़ोस गुलजार करने आ गईं। यह सुख उन्हें जीवन में इतनी देर बाद मिला था कि अपनी इतने बरसों वाली पुरानी नौकरी उन्होंने एक झटके के साथ छोड़ दी। अपनी नई नवेली घर गृहस्थी में अब वे ऐसे रच बस गई हैं जैसे बरसों से बस यही करती आ रही हूँ। आधी रात के बाद कहीं मुश्किल से आंख लग पाई थी कि घंटी बजी। पहले तो समझ में ही नहीं आया कि दरवाजे की घंटी है या फोन की। फिर पता चला कि इनके मोबाइल की रिंग है। अंधमुदी पलकों से मैंने घड़ी देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। तब तक वे फोन रख चुके थे। किसका फोन था? नारंग का। गेट पर खड़े हैं। इन्होंने उठते हुए कहा, ये चप्पल डालकर बाहर को चल पड़े, तो गाउन पर शॉल डालकर मैं भी इनके पीछे पीछे हो ली। रात करीब 11 बजे तो हम लोग उनके घर से लौटे थे। अब इतनी सी देर में और क्या हो गया? सदर दरवाजा खोलकर हम लोग बाहर आए। धुंधलक में गेट से बाहर एक आकृति नजर आ रही थी। उनका फोन आ गया था, इसलिए निश्चिंत थे, नहीं तो एकदम गेट खोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। सॉरी, आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं नहीं, गेट मत खोलिए, मैं भीतर नहीं आऊँगा।
बस ये चाबी देने आया हूँ। चाबी किस लिए? बच्चे माँ को लेकर ही आ रहे हैं, शायद 9-10 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। पर आपने तो कल मना कर दिया था ना? हाँ, पर आधी रात के बाद मुंबई से बच्चों का फ़ोन आया। बरसों बाद उनकी आवाज़ सुनी थी, बरसों बाद उन्होंने कुछ मांगा था, मना नहीं कर सका। क्षण भर को वे चुप हो गए, शायद उनका गला भर आया था। पर तुरंत ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और कहा, हम लोग 15-20 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। वे लोग अगर 13वीं भी यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब आप नहीं रहेंगे? नहीं, और मेरा रहना जरूरी भी नहीं है। अंत्येष्टि में तथा और संस्कारों में बेटों की उपस्थिति जरूरी होती है, तो वे दोनों तो रहेंगे ही। कुछ क्षण चुप्पी छाई रही, फिर वे बोले, शर्मा जी, सबका कहना था कि मरने वाले की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, सो कर रहा हूँ। पर उसके लिए किसी जीवित व्यक्ति का मैं अपमान तो नहीं कर सकता ना? अच्छा, अब मैं चलूँगा। मिसेस गाड़ी में वेट कर रही हैं और चाबियाँ इन्हें सौंप कर वे चल पड़े। मैंने झांक कर देखा, उनके बंगले के सामने उनकी नीली सेंट्रो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मिसेस नारंग उसमें बैठी होंगी। अच्छा ही हुआ जो वे नीचे नहीं उतरी। इस समय उनका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।